प्लेंट रिजेक्शन के बाद मुख्य जो पावर है वो फिर आता है ऑर्डर 8 में। ऑर्डर 8 जो है रिटन स्टेटमेंट के लिए है। ऑर्डर 8 में ही डिफेंडेंट जो है अपना उत्तर पत्र देता है, यानी कि रिटन स्टेटमेंट देता है, और प्लेंट में जो प्लेंटिफ का दावा है उसको वो इनकार कर सकता है, वो अपना दावा भी खड़ा कर सकता है, ये सब अधिकार दिया हो। इसके बारे में पूरी चर्चा ऑर्डर 8 में की गई है। तो वो उसमें शक्ति है। ऑर्डर 8 रूल 1 में WS यानी कि रिटन स्टेटमेंट एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का, ये कब एक्सेप्ट होगा कब रिजेक्ट होगा उसमें पता चलेगा। उसके बाद ऑर्डर 6 रूल ए है जो काउंटर क्लेम कहलाता है। पहले CPC के अंतर्गत जनरल सूट में काउंटर क्लेम का प्रावधान नहीं था, सिर्फ मनी सूट में था। अब हर सूट में, हर तरह के सूट में काउंटर क्लेम का प्रावधान हो गया है। तो उसके लिए काउंटर क्लेम के लिए काउंटर क्लेम कोर्ट एडमिट करेगा, ये रूल 6A है। और रूल 6C जो है कि अगर कोई काउंटर क्लेम हो गया और बाद में कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिससे कि उस काउंटर क्लेम को ये एक्सक्लूड करने की आवश्यकता आ गई, तो कोर्ट को इस शक्ति प्रदत्त है कि काउंटर क्लेम को भी एक्सक्लूड कर सकता है। उसी तरह से रूल 6E में भी है कि डिफॉल्ट, अगर मान लीजिए कि डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम किया है तो काउंटर क्लेम का वही स्थिति होता है जैसे कि कोई नया सूट फाइल करता है। तो सूट फाइल करता है तो डिफेंडेंट को उसका जवाब देना लाजमी है। उसको जो समन्स आता है उसमें डायरेक्शन रहता है डिफेंडेंट को कि आप इसका रिटर्न स्टेटमेंट दीजिए, स्वयं हाजिर हुए या अपने अधिवक्ता के द्वारा हाजिर हुए, अपना लिखित या मौखिक उत्तर दीजिए। तो उसी प्रकार से जो काउंटर क्लेम होता है उसमें जो डिफेंडेंट है वो अपनी प्रतिरक्षा के लिए, प्लेंटिफ ने जो उस पर दावा किया है उससे बचाव के लिए जो अपना तथ्य प्रस्तुत करता है, प्लस वो अपना भी कुछ दावा प्लेंटिफ के विरुद्ध प्रस्तुत करता है। तो उस दावा को अगर प्लेंटिफ प्रतिकार नहीं करता है, यानी कि डिनाई नहीं करता है, चुपचाप बैठा रह जाता है, तब प्रतिवादी का दावा माना जाएगा कि ये डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया है। तो वो नहीं रिप्लाई करने के कारण, जैसे अगर डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट नहीं देता है तो प्लेंटिफ का सूट एक्स पार्टी डिग्री हो जाता है, और ऑर्डर 8 रूल 5 में या ऑर्डर 8 रूल 10 में कोर्ट को पावर है कि डिग्री पास कर ले। तो उसी तरह से रूल 6E में अगर काउंटर क्लेम हो गया और काउंटर क्लेम का जवाब नहीं दिया प्लेंटिफ ने, तब कोर्ट को पावर है कि काउंटर क्लेम अलाउ कर दिया। तो काउंटर क्लेम इज जस्ट लाइक इंडिपेंडेंट सूट, इसलिए कभी कभी काउंटर क्लेम को क्रॉस सूट के तरह से भी ट्रीट किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पावर है वो ऑर्डर 9 है। ऑर्डर 9 बहुत मुख्य वो प्रावधान है, वो उसी कंटिन्यूएशन में है, सूट के एडजुडिकेशन से संबंधित है। ऑर्डर 9 में क्या होता है? ऑर्डर 9 में अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस, तो उसमें भी कई शक्ति है। अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया सम्मन रिक्विजिट्स फाइल करने के लिए, फाइल नहीं हुआ, तो ऑर्डर 9 रूल 2 में वो डिसमिस हो जाएगा, वो शक्ति है। अगर ऑर्डर 9 ये कोई पार्टी अपीयर नहीं हुआ तो ऑर्डर 9 रूल 3 में डिसमिस हो जाएगा, जिसको अदम पैरवी में खारिज या डिसमिसल इन डिफॉल्ट कहते हैं। तो फिर उसको जिंदा करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए आवेदन देगा तो ऑर्डर 9 रूल 4 अप्लाई करेगा। तो ऑर्डर 9 रूल 4 में कोर्ट को पावर है कि अगर वो सफिशिएंट काउज दिखाता है तो उसको रीस्टोर कर दिया जाए, ये शक्ति प्रदत्त है। उसी तरह से ऑर्डर 9 रूल 8 में है कि अगर प्लेंटिफ नहीं हाजिर हुआ, डिफेंडेंट हाजिर हो गया, तो सूट जो है डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो जाएगा, तो उसका रिस्टोरेशन ऑर्डर 9 रूल 9 में होगा, वो रिस्टोर करने का पावर है। फिर अगर डिफेंडेंट नहीं आता है, प्लेंटिफ आता है और प्लेंटिफ एक्स पार्टी एविडेंस देता है, तो उस पर एक्स पार्टी डिग्री डिफेंडेंट के अगेंस्ट हो जाएगा,
तो उस एक्स पार्टी डिग्री को फिर सेट असाइड करने के लिए ऑर्डर 9 रूल 13 में प्रावधान बना हुआ है। तो कई ऑर्डर 9 के अंतर्गत कई प्रकार की शक्तियां निहित है। तो ये सब शक्तियां जो है वो सभी शक्तियां सूट के एडजुडिकेशन से संबंधित है, यानी सेक्शन 9 के अंतर्गत वो सब प्रावधान बनाए गए। सेक्शन 9 में जो पावर ऑफ एडजुडिकेशन दिया गया है कोर्ट को एक सिविल डिस्प्यूट डिसाइड करने के लिए, उसमें इतनी प्रक्रिया के अंतर्गत ये सब रूल्स बनाए गए। तो ऑर्डर 9 अपने आप में काफी कंप्लीट है। उसके बाद ऑर्डर 10 है। ऑर्डर 10 में एक अभी नया प्रावधान बनाया गया, चूंकि पहले सेक्शन 89 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके हिसाब से ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए तो ऑर्डर 10 के रूल 1A है। तो उसमें कब रेफर करेंगे, क्या किसको रेफर करेंगे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट के लिए, वो ऑर्डर 10 में ये शक्ति प्रदान की गई है। और रूल 1A में और रूल 2 में, ऑर्डर 10 के रूल 2 में है कि पार्टी को हम लोग ओरली भी एग्जामिन कर सकते हैं ऑन द पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो ये शक्ति भी प्रदत्त की गई है। ऑर्डर 10, ऑर्डर 10 के बाद आपको इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 13। ऑर्डर 13 क्या है? प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। जो कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए आदेश हुआ तो डॉक्यूमेंट कब रिटर्न होगा, कब डॉक्यूमेंट इंपाउंड होगा, ये पावर दिया हुआ है। फिर ऑर्डर 14 में है कि जब वादी वाद पत्र दिया, प्रतिवादी ने उत्तर पत्र दिया, तो दोनों में जो विवाद का बिंदु है, जिसको विवादक या विवाद बिंदु भी कहते हैं, अंग्रेजी में इशू कहते हैं, तो इशू का निर्धारण करने के लिए वो शक्ति प्रदान की गई, वो ऑर्डर 14 में है। अब इशू ऑफ फैक्ट होगा, इशू ऑफ लॉ होगा, और कौन सा इशू प्रीलिमिनरी इशू में डिसाइड होगा नहीं होगा, सारा प्रावधान ऑर्डर 14 में है। उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो रूल 5 है, ऑर्डर 14 का रूल 5, जिसमें है लोग पूछते हैं कि इशू रिकास्ट करने का कहाँ प्रावधान है और कब इशू रिकास्ट होगा। रिकास्ट का माने, कास्ट का मतलब होता है कोई बर्तन वगैरह बनाना, कोई चीज को रीशेप में लाना, ढालना, कास्ट का मतलब ये होता है। तो उसको निर्माण करना है या शेप में लाना, तो रिकास्ट बोला जाता है। इशूज रीफ्रेम भी कह सकते हैं, तो रिफ्रेम को रिकास्ट कहता है। तो वो इस रूल के अंदर, ऑर्डर 14 रूल 5 के अंदर रिकास्ट करने का प्रावधान है। वो किसी स्टेज में भी हो सकता है, यानी कि कोई इशू जोड़ा जा सकता है, कोई घटाया जा सकता है, ये अधिकार दिया गया है। तो जब ऑर्डर 14 का स्टेज पार हो जाएगा तब ऑर्डर 15 आएगा। एक प्रिलिमिनरी हियरिंग पर ऐसा बहुत सारा केस होता है कि प्रिलिमिनरी हियरिंग में भी सूट का डिस्पोजल हो सकता है, तो उसकी शक्ति दी गई है इसमें ऑर्डर 15 में। और ऑर्डर 16 में दिया गया है विटनेस को समन्स वगैरह करने का। कोई पार्टी कहता है कि विटनेस नहीं आ रहा है, इसको समन्स किया जाए, तो समन्स करने का अधिकार विटनेस को दिया गया है। उसके बाद आता है ऑर्डर 18। ऑर्डर 18 में है आपका एडजॉर्नमेंट के लिए। ऑर्डर 18 में आता है आपको हियरिंग में क्या क्या, कौन पहले बहस करेगा, किसकी गवाही पहले होगी, ये सब प्रावधान जो हियरिंग के अंदर ऑर्डर 18 में मिलेगा। और ऑर्डर 18 में एक जो स्पेशल शक्ति दिया गया है रूल 16 में, वो शक्ति है किसी स्पेशल विटनेस को एग्जामिन करने का। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। स्पेशल विटनेस का मतलब ये हुआ कि वो क्रम जो है गवाही होने का, जैसे पहले वादी का गवाही होगा, तो उसकी गवाही जब समाप्त हो जाएगी तब प्रतिवादी का गवाह होगा। और दूसरा प्रावधान है कि जब वादी की गवाही प्रारंभ होगी तो सबसे पहले वादी, या तो कोई एक वादी या सभी वादी जो चाहते हैं, पहले स्वयं गवाही देंगे और उसके बाद उनकी ओर से अन्य गवाह देंगे। उसी तरह से प्रतिवादी पहले स्वयं गवाही देगा, उनकी ओर से अन्य साक्षी लोग गवाही देंगे, साक्ष्य देंगे। लेकिन कोर्ट को यह अधिकार दिया गया कि किसी कारणवश वादी स्वयं नहीं दे रहा है तो उसको बाद में गवाही में लिया जाए, उसकी गवाही बाद में ली जाए, इसके लिए उसको आप परमिट कर सकते हैं। ये शक्ति कोर्ट को प्रदत्त है और अन्य गवाह से गवाही शुरू की जा सकती है, ये इसके लिए। लेकिन वो रूल 16 में जो स्पेशल विटनेस के रूप में जाना आता है वो ये है
कि अभी गवाही की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है, तो भी आप गवाह ले सकते हैं। दोनों पक्षों की गवाही समाप्त हो गई तो भी गवाही ले सकते हैं। वो एट एनी स्टेज ऑफ द सूट है, उसका विशेष परिस्थिति है जो उसी रूल 16 में लिखा हुआ है कि कब स्पेशल विटनेस की गवाही ली जाएगी। उसके बाद 22 है जो जजमेंट हो जाता है। ऑर्डर 22 में जजमेंट डिग्री कैसे, जजमेंट में क्या करना है नहीं करना है, ये सब आ जाता है। अब जब जजमेंट हो गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो जजमेंट को जो डिग्री मिली है, जजमेंट के आधार पर जो डिग्री बनी है उसका अनुपालन, अगर जिसके विरुद्ध में डिग्री हुई है उसका उत्तरदायित्व है उसका अनुपालन करना, और वो अनुपालन अगर नहीं करता है तो कोर्ट उसको एक्सक्यूट करेगा। तो उसके लिए पूरा प्रावधान है ऑर्डर 21 में। ऑर्डर 21 अपने आप में बहुत विस्तृत है। ऑर्डर 21 रूल 1 से लेके 106 106 रूल है, और सारे रूल में हर परिस्थितियों को दर्शाया गया है। उसके बाद चूंकि वाद लंबित रहने के क्रम में कोई भी पक्ष से कोई भी व्यक्ति का देहांत हो सकता है और होते रहता है, चूंकि लंबी प्रक्रिया चलती है, काफी दिन तक विवाद रहता है न्यायालय में लंबित। तो अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसके जगह पर उसके वारिस को प्रतिस्थापित करना, तो सब्स्टिट्यूशन का जो प्रावधान है वो ऑर्डर 22 में बनाया गया है, वो शक्ति दी गई है कोर्ट को। और अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है तो उसका क्या हश्र होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, तो सूट अवेट कर जाएगा। तो अवेट करने का भी शक्ति कोर्ट को दिया गया है कि अवेटेड सूट को माना जाएगा कि समाप्त हो गया, उसको रिकॉर्ड से ऑफ हो जाएगा, बोर्ड से हट जाएगा, वो रिकॉर्ड रूम में चला जाएगा। ऐसे डेड रिकॉर्ड हैज बिकम डेड और द सूट हैज बिकम डेड और इट हैज अवेटेड, इसको हिंदी में उपसमित होना बोलते हैं, मर जाना, समाप्त हो गया। अगर कोई पार्टी मर गया, उसका टाइम पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो अवेट कर गया, मतलब केस जहां था उसी स्थिति में वो समाप्त हो गया। तो उस अवेटमेंट का इफेक्ट होता है एज ए डिसमिसल। वो डिग्री तो बनती नहीं है, लेकिन डिग्री का ही इफेक्ट होता है कि सूट डिसमिस हो गया। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और शक्ति दिया गया ऑर्डर 23 में। वो ऑर्डर 23 में क्या है, वो एडजस्टमेंट एंड विड्रॉवल, जिसके अंतर्गत कंप्रोमाइज देते हैं। कोई पार्टी चाहे तो कभी भी अपना क्लेम को एबंडन कर सकता है, पार्ट या फुल क्लेम को, तो उससे संबंधित जो शक्ति दी गई है वो इसमें है। अब ये और सेक्शन 9 के लिए, एक सेक्शन 9 के आधार पर सिविल कोर्ट को जो पावर ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ सिविल मैटर्स के लिए दिया गया है, उसके कार्यान्वयन के लिए इतना ऑर्डर और रूल बनाया गया है, और कितना साइंटिफिक तरीके से चैप्टर वाइज और हेड नोट वाइज उसको प्लेस किया गया। आप देखेंगे हर चैप्टर का एक ऊपर में हेड नोट होता है, उसके बाद हर ऑर्डर का और रूल का फिर एक हेड नोट होता है, जिससे पता चलता है कि इस रूल में क्या लिखा हुआ है या इस ऑर्डर में क्या होगा। तो ये अरेंजमेंट कितना साइंटिफिकली है, और इसको एक बार ठीक से देख और समझ लेने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आप आसानी से समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हम बता रहे हैं, अगर आप लोग सभी लोग नोट करते गए होंगे तो बाद में आप इसी के हिसाब से फिर ये वीडियो सुन के अगर नहीं नोट कर सके हैं तो फिर सुन करके नोट कर लीजिएगा, तो ये आपका अपना खुद नोट हो जाएगा। और इतना कम समय में सारा सीपीसी का एक आउटर लाइन आपके मस्तिष्क में आ जाएगा, आपको खोजने में दिक्कत नहीं होगी। आप उसी पर्टिकुलर प्रावधान को खोजेंगे जिस प्रावधान में आपको आवश्यकता है। अब सेक्शन 30, अब 9 के बाद जो शक्ति दिया हुआ था वो सब 27, 28, 29, 30, 31 जो पिछले लेक्चर में बताए हैं। तो सेक्शन 30 के लिए जो ऑर्डर बनाया हुआ है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन में, वो ऑर्डर है ऑर्डर 11 रूल 1 से लेकर रूल 23। और जो एफिडेविट के लिए है कि किसी भी फैक्ट को एफिडेविट पर प्रूव करना होगा, उसके लिए है ऑर्डर 90। तो ऑर्डर 11 रूल 1 to 23 एंड ऑर्डर 19, ये सेक्शन 30 में जो शक्ति है 30, यानी कि आप 27, 28,
29, 30, 31 ये सभी शक्तियों को मिला दें तो सेक्शन 30 का शक्ति है रूल 11 और रूल 19 में। ऑर्डर 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 11 रूल 1 to 23 एंड ऑर्डर 19, और 31 का है जो 27, 28, 29 को मिला करके 31 में दिया गया है, उसका है ऑर्डर 12 रूल 1 to 9। उसमें एक स्पेसिफिक है रूल 6, ऑर्डर 12 रूल 6 है कि जजमेंट ऑन एडमिशन पर जजमेंट कर देने का अधिकार कोर्ट को है, वो रूल 6 में। तो इस तरह से देख रहे हैं कितना साइंटिफिक अरेंजमेंट है कि हर सेक्शन का आपको रूल में मिल जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग प्रावधान। अब उसी तरह से सेक्शन 5 में बताए थे कमिश्नर बहाल करने का और किस किस विषय में ए से जी तक के प्रावधान था। उसमें आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 26। ऑर्डर 26 में जो सेक्शन 75 में आपको कमीशन अपॉइंट करने की शक्ति दी गई है अलग अलग कार्यों के लिए, उसको क्रियान्वयन करने की पूरी प्रक्रिया ऑर्डर 26 में मिलेगी। ये सभी लोग, अधिवक्ता लोग या न्यायिक पदाधिकारीगण सभी जानते हैं, लेकिन उसकी गहराई और बारीकी में कम लोग जाते हैं। तो अभी हम सिर्फ कहां पर वो शक्ति का निरूपण किया गया है कार्यान्वयन के लिए, आज का विषय वस्तु इतना ही है, इसलिए इस पर गहन चर्चा नहीं करेंगे। आप ये जान लीजिए कि कमीशन बहाल करने का जितना तरह का उद्देश्य निहित है सेक्शन 75 में, वो सब ऑर्डर 26 के रूल 1 से लेके रूल 18B तक डिफरेंट परिस्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें कोर्ट को वो सब शक्ति का उस नियम के अनुसार इस्तेमाल करना है। और एक शक्ति है जिधर ध्यान नहीं जाता है, जब लोकल इंस्पेक्शन के लिए यानी कि स्थानीय निरीक्षण के लिए कमिश्नर का बहाली होगा तो वो ऑर्डर 26 में नहीं होगा। उसके लिए प्रावधान बना दिया गया ऑर्डर 39 रूल 7 में। तो सेक्शन 75 में जो शक्ति है टू अपॉइंट कमिश्नर, वो ऑर्डर 26 में कंप्लीट एक चैप्टर है, और प्लस ऑर्डर 39 जो इंजंक्शन का चैप्टर है उसके रूल 7 में। अब एक सवाल उठता है यहाँ पर, क्लैरिफिकेशन के लिए बता देना चाहते हैं कि ऑर्डर 39 में क्यों बनाया गया लोकल इंस्पेक्शन का। तो उसके पीछे कारण ये है कि जनरली जब सूट फाइल होता है तो जिस समय प्लेंट फाइल हुआ उस समय क्या जो विवादित स्थल है या डिस्प्यूटेड लैंड है उसकी क्या स्थिति थी, यानी कि उसका फिजिकल फीचर कॉन्फ़िगरेशन क्या था और किस पार्टी का उस पर एक्चुअल पोजीशन था और किस तरह का विवाद है। ये जब स्थिति कोर्ट के सामने आएगा तभी कोर्ट अच्छी तरह से निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर सकता है किस पार्टी को रोकना है, क्योंकि ये जो है थोड़ा हार्श है उस पार्टी के लिए जिसके विरुद्ध आदेश दिया जाता है। सपोज के लिए कि कोई पार्टी है वो मकान में रह रहा है या जमीन पर उसका कब्जा है और वादी कहता है कि नहीं वो नाजायज कब्जा है, उसको रिस्टेन कर दिया जाए, वहां पर जाने से, रहने से, जोतने से, जिस तरह का प्रॉपर्टी है उसको यूज करने से, तो उसको रिस्टेन करने का वो निषेधाज्ञा है। हिंदी में उसको बेआदेश भी बोलते हैं और उर्दू में हुक्म इम्तनाई बोलते हैं। तो वो निगेटिव डायरेक्शन में जाता है, मना किया था कि आप ये काम नहीं करें या ये काम करने से रोका जाता है। तो उस व्यक्ति को अगर सचमुच में राइट टू प्रॉपर्टी है तो उसको राइट टू पोजेशन भी है, तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू होल्ड प्रॉपर्टी और सिविल भी राइट है और ह्यूमन राइट भी है, तो उससे उसको कर्टेल कैसे, डिप्राइव कैसे किया जा सकता है। तो इसीलिए इसमें प्रिकॉशन लिया गया है और बहुत ऐसी स्थिति बनती है जहां पर प्राइमा फेसी केस देखने के लिए कोर्ट को इस शक्ति प्रदान की गई है कि आप उसका स्थानीय निरीक्षण करवा सकते हैं। तो जनरली प्रैक्टिस में है कि जो पार्टी, जो वादी चाहता है
या प्रतिवादी चाहता है कि हमको आदेश लेना है, तो स्वयं प्रेयर करता है कि एक कमिश्नर बहाल करके वस्तु स्थिति मंगा लिया जाए क्या है। तो इसीलिए उसको इंजंक्शन के चैप्टर में रखा गया और उसका कोई खास बात नहीं है। उसके बाद एक शक्ति आपको बताए थे सेक्शन 88 में है। तो वो सेक्शन 88 में जो शक्ति है वो शक्ति इंटरप्लेडर सूट वाली थी जो आपको बताए थे। तो उसका कार्यान्वयन के लिए बनाया हुआ है ऑर्डर 35। ऑर्डर 35 इंटरप्लेडर सूट सेक्शन 88 ऑर्डर 35 रूल 1 to 6, ये दोनों को पढ़ने से इंटरप्रेटर सूट रहेगा तो कब क्या शक्ति का इस्तेमाल होगा और कैसे होगा ये आपको पता चलेगा। दूसरा बताए थे सेक्शन 32 में पेनाल्टी देने का पावर है, जिसमें अरेस्ट का है, अटैचमेंट का है, ये सब है। तो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कब किया जाएगा, तो आपको ऑर्डर 38 में वो मिलेगा। तो 32 सेक्शन में जो शक्ति है उसका क्रियान्वयन ऑर्डर 38 के हिसाब से होगा। उसी तरह से सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, जिसमें इंजंक्शन और कई तरह का रिसीवर वगैरह का आदेश का जो सेक्शन 94 बताया गया पिछला लेक्चर में, तो सेक्शन 94 के कार्यान्वयन के लिए ऑर्डर 39 रूल 1 to 10, ऑर्डर 39 रूल 7 तो इंस्पेक्शन के लिए बता दिए, बाकी सारा रूल 1 to 10 जो है वो सब इंजंक्शन ऑर्डर जो सेक्शन 94 में कोर्ट को अधिकार है उसके कार्यान्वयन हेतु बनाया गया। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि सिविल कोर्ट एज ए ट्रायल कोर्ट क्या शक्ति है और किस धारा में वो शक्ति प्रदत्त की गई है, और उसके कार्यान्वयन के लिए उसकी कार्यविधि या क्रिया विधि मेथोडोलॉजी किस आदेश और किस नियमन में है। इसलिए जब कहीं भी कोई ये समस्या आती है कि न्यायालय इस अमुक विषय के लिए न्यायालय का शक्ति किस प्रकार इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए आदेश देखा जाएगा। शक्ति कहां पर है इस कार्य को करने के लिए, उसके लिए धारा सीपीसी की धारा जो सेक्शन है वो देखा जाएगा। तो जितना भी मुख्य रूप से शक्ति प्रदान करने वाली धाराएं हैं उसका विवरण मैंने पिछले लेक्चर में किया था, और उसके कार्यान्वयन हेतु कहां कहां आदेश और नियमन है, यानी कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन कहां है, वो आज आपको हम बता दिया है। हम समझते हैं कि आप लोग इसका पूर्ण लाभ उठाएंगे और इसके हिसाब से कार्य करेंगे, या तो न्यायिक पदाधिकारी हो या तो ये विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता महोदय हो। और अगर कोई विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या लॉ कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, तो उनको भी इस तरीके से दोनों को साथ लेके सेक्शन एंड ऑर्डर को एक साथ लेकर के पढ़ने और समझने से क्लैरिटी होगी, और जब कोई प्रश्न उस पर आएगा तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। अब जैसे कोई रिव्यू से संबंधित आपसे सवाल पूछ दिया गया, तो रिव्यू से संबंधित पूछ दिया गया तो आप सेक्शन 114 भी देखेंगे, सेक्शन 114 भी देखेंगे और आप ऑर्डर 47 भी देखेंगे। तो इसके बाद आपको मिलेगा जो आगे की जो शक्ति है उसके बारे में आपको बताएंगे। वो आपको मिलेगा, उसके पहले रिव्यू के पहले आपको बताए थे सेक्शन 113 रेफरेंस, जिसका कि इस्तेमाल आजकल बहुत कम होता है। कोई भी न्यायिक पदाधिकारी हाई कोर्ट को मैटर रेफर कर सकते हैं, वो सेक्शन 113 में 113 में। तो उसकी प्रक्रिया, उसका कैसे क्रियान्वयन किया जाएगा, वो ऑर्डर 46 में है। तो 113 को
ऑर्डर 46 के साथ पढ़ने से पता चलेगा। उसी तरह से रिव्यू 114 सेक्शन है तो उसको ऑर्डर 47 के हिसाब से पढ़ने से पता चलेगा। तो ये तो शक्तियां हो गई, ये सभी ट्रायल कोर्ट की शक्तियां हैं। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम ये बताएंगे कि अगर सिविल कोर्ट अपलेट कोर्ट की तरह कार्य कर रहा है तो अपलेट कोर्ट को फिर कौन कौन सी शक्तियां हैं, वो कौन सा सेक्शन है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा ऑर्डर एंड रूल है। उसके साथ जो कंक्लूडिंग पार्ट होगा उसमें ये बताएंगे कि जो शक्तियां निहित है सीपीसी के अंतर्गत, वो शक्तियां का इस्तेमाल करने पर कहाँ कहाँ रोक है और किस एक्सटेंट तक रोक है, यानी चेक एंड बैलेंस, ये भी जानना जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहा। आप नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए, उसमें अपीलीय अपील कोर्ट का जो शक्ति है उसके बारे में बताएंगे और शक्ति पर चेक एंड बैलेंस है उसके बारे में बताएंगे।